brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। पहली सुर्खी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर से आई है। मंगलवार 30 अप्रैल के रोज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बस्तर के अबूझमाड़ में हुई। इसी महीने की शुरुआत में इसी इलाके में एक ऑपरेशन में 29 लोगों को मारा गया था। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये सभी माओवादी थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी की टीमें बीते रोज 29 अप्रैल को एक सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, पर उन्हें सूचना मिली कि जंगल में नक्सलियों के बड़े लीडर्स हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने बताया मीडिया को कि घने जंगलों में घुसते घुसते भोर हो गई। टीमें टेकमेटा गांव और कांकुर गांव के कहीं बीच में थी कि अचानक उन पर गोलियां चलने लगी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच ये एनकाउंटर शुरू हुआ। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। दूसरी पहर लगने तक यानी 12 बजने तक 7 शव बरामद कर लिए गए। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी की शिनाख्त की जा रही है। एनकाउंटर वाली जगह से AK-47 जैसे सेंसिटिव हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। रोजमर्रा रहन सहन की सामग्री भी बरामद की गई है। इलाके में सर्च अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक इस घटना को जोड़ लें तो बस्तर इलाके में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में केवल इस साल अब तक 88 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसी महीने में सुरक्षा बलों ने कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार दिया था। इनमें नक्सलियों का बड़ा नेता और 25 लाख का इनामी शंकर राव भी शामिल था। दूसरी सुर्खी है आरबीआई से। एक पंक्ति की खबर है कि बैंक वाले अब लोन पर फर्जी का ब्याज नहीं ले पाएंगे। इसको ऐसे समझिए, गुड प्रैक्टिस है कि कोई भी दस्तखत करो तो गौर से पढ़ो, शर्तें लागू वाला छोटा सा सितारा नज़रअंदाज मत करो। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर कोई भी लोन लेते समय आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गौर से पढ़ लें तो लोन लेने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कारण बैंक से लेकर के निजी संस्थान जैसे कि NBFCs इतनी सारी शर्तों पर साइन करवा लेते हैं कि कर्ज लेने वाला हमेशा बंधा ही रहता है। एक तो सारी शर्तें समझ में नहीं आती, आ जाएं तो बैंक वाले कागज़ बढ़ा देते हैं कि देखिए आप ही ने तो साइन किया था। मगर अब से ऐसा नहीं होगा कुछ केसेस में, क्योंकि आरबीआई ने लोन और ब्याज की गलत वसूली को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने नए नियमों को नाम दिया है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी में करदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता। काम की बात यह कि कर्ज लेने वालों को 3 फायदे होंगे। जिस दिन पैसा मिलेगा ब्याज भी उसी दिन से लगेगा। बैंकिंग की भाषा में कहा जाए तो अब लोन डिसबर्समेंट के दिन ही आपको ब्याज देना होगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था क्योंकि बैंक और NBFCs उसी दिन से ही ब्याज गिनना स्टार्ट कर देते थे जिस दिन एग्रीमेंट साइन होता था और चेक बन जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पूरे महीने का नहीं बल्कि दिन का ब्याज देना होगा। मसलन अगर EMI की तारीख 10 से 10 है तो अब ब्याज का गणित भी इसी हिसाब से होगा। बोले तो 10 से 30 या 31 तक। अभी तक कुछ बैंक पूरे महीने का ब्याज ले रहे थे मगर अब नहीं हो सकेगा ऐसा। तीसरी चीज़, एडवांस लिया तो फिर ब्याज किस बात का। अभी तक ऐसा होता था कि कुछ बैंक लोन लेने वालों से एक EMI एडवांस में ले लेते थे। आरबीआई को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर यही होता था खेल। मान लीजिए कि आपने 10,000 का लोन लिया, 1,000 ब्याज बना। अगले 11 महीनों तक आप 1,000 करके ब्याज चुकाएंगे, यानी कुल मिलाकर के आपको 11,000 चुकाना है ब्याज। कुछ बैंक या ज़्यादातर NBFCs करती क्या है कि आपसे एडवांस EMI के तौर पर पहले ही 1,000 रुपये ले लेती हैं। तो जो ब्याज आपका 10 की जगह 9,000 बनना चाहिए वो पूरे 10 पर बनता है। आम कस्टमर भला कहाँ इतना गुणागणित में फंसे, सो उसका तो हो जाता है नुकसान। अब से ऐसा नहीं होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से यानी 29 अप्रैल 2024 से ही प्रभावी हो गए हैं। अगली सुर्खी, जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। इसके अलावा टीम की 3 सबसे खास बातें जान लेते हैं, फिर पूरी टीम भी आपको बताएंगे। पहली खास बात, 2 विकेट कीपर्स को टीम में जगह मिली है। दोनों नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, क्योंकि दोनों वापसी कर रहे हैं। सैमसन अगर प्लेइंग 11 में आ जाएं और खेलें तो जगह पक्की करने का एक बड़ा मौका है उनके लिए। पंत भी कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार नेशनल टीम में आए हैं। KL राहुल इस बार T20 की टीम में नहीं है। दूसरी खास बात, IPL में लगातार फिनिशर वाली प्रतिभा दिखा रहे रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है, हालांकि उन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है। तीसरी खास बात, यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका मिला है। वो पहली बार नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे। 17 T20 मैचों में यशस्वी ने 160 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। मौका हाई बैकलिफ्ट वाले खब्बू बल्लेबाज शिवम दुबे को भी मिला है, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं IPL में। पूरी टीम भी जान लीजिए।
रोहित शर्मा कप्तान हैं, विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। 4 रिजर्व प्लेयर हैं। स्टैंड बाई कह लीजिए या रिजर्व प्लेयर, वो हैं शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खान पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में केस दर्ज हो गया है। मारिया ने 29 अप्रैल को फर्रुखाबाद में ही एक जनसभा में मुसलमानों से वोट की अपील करते हुए वोट जिहाद इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था कि मौजूदा हालात में वोट जिहाद ज़रूरी है। वीडियो सामने आने के बाद केस हो गया है। मारिया फर्रुखाबाद में सपा की महिला विंग की ज़िला उपाध्यक्ष हैं। वो अपने चाचा सलमान खुर्शीद के साथ तमाम मीटिंगों में, रैलियों में जाती रही हैं। सोमवार को वो सलमान खुर्शीद के साथ फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, उनके समर्थन में एक जनसभा में शामिल हुई थी। यहीं पर उन्होंने ये भाषण दिया, जिसके सामने आने के बाद उन पर केस दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से उतारा है मुकेश राजपूत को। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय के बाहर उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि अमेठी से राहुल गांधी को या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव में उतारा जाए और किसी को ना उतारा जाए। बता दें कि अमेठी में और रायबरेली में अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का चयन नहीं करा है। लगातार ये मांगे आ रही हैं कि यहाँ से कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही एक बार फिर टिकट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इस मामले में अभी थोड़े सकुचाने वाले मूड में है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे, आपको पता ही है, स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार पार्टी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में है। पहले 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, आगे किस तरह से वोट पड़ेंगे उसके आधार पर ही कांग्रेस ये तय करेगी कि यहाँ से राहुल गांधी अब एक बार फिर अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बीते दिनों जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है CWC, उसकी बैठक भी हुई थी। कहा गया कि बैठक में प्रमुख एजेंडा यही था। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। एजेंडा था अमेठी और रायबरेली, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले सूरत में प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, वहीं अब इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। इस बीच अब इंदौर में कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती पटेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मोती पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रेन की वेटिंग टिकट का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर टिकट वेटिंग लिस्ट की है और वो कंफर्म नहीं होती है तो फिर टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे में जो भी यात्री है उसे एक जनरल टिकट लेनी होती है और जनरल टिकट पर ही वो यात्रा करता है, ताकि बिना किसी फाइन के उसकी यात्रा पूरी हो सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता मोती पटेल को चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव भी दिया। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से ही डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यहाँ उनकी याचिका लगी हुई थी। याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त होता है या वो नाम वापस लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में अब चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने अपनी याचिका में कहा था। हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। अब आज का चुनावी किस्सा। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए, जनता दल की जीत हुई। 1 दिसंबर 1989 को संसदीय दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मधु दंडवते ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू की। वीपी सिंह ने देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया। इधर नाम बोला गया, उधर बाहर खबरों में ये बात फैल गई कि नए प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है। लेकिन इधर अंदर देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनने में अनिच्छा दिखाते हुए वीपी सिंह का ही नाम आगे कर दिया। उस समय इंडिया टुडे में खबर में लिखा था कि देवीलाल खबरों में 4 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर सभी माध्यमों को ये खबर वापस लेनी पड़ी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।